नमस्कार दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। हम आपके लिए आज जनरल साइंस के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके HSSC, रेलवे, नीट, जेईई मेंस, बैंकिंग, SBI, PO, आर्मी, दिल्ली पुलिस जो गवर्नमेंट टेस्ट होते हैं इनमें पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है हीलियम, नियोन, आर्गन, ऑक्सीजन। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो सूर्य की सतह पे बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो आपका जो हीलियम होता है ये आपका बहुतायत मात्रा में पाया जाता है सूर्य की सतह पर। दूसरा क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अपचायक, उपचायक, निर्जलीकरण या फिर विरंजक कारक। तो जो आपका निर्जलीकरण होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका क्लोरीन है ये आपका वायुमंडल का अंग नहीं है। जो क्लोरीन गैस होता है ये आपका वायुमंडल का अंग नहीं होता है। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। आपका ऑप्शन है बालू, बालू और सोडियम कार्बोनेट, बालू और पोटेशियम कार्बोनेट, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो शुष्क पाउडर अग्निशमक में आपका बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है। ऑप्शन है इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, कास्ट सेपरेट और ग्लिसरॉल। तो इसमें जो आपका ग्लिसरॉल होता है ये आपका एल्कोहल से मिलता है जब हम सपोनिफिकेशन यानी सावनीकरण प्रक्रिया करते हैं तब। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी। तो डॉल्टन, एरविन, श्रोडिंगर, नील्स बोर और रदरफोर्ड। तो जो आपके नील्स बोर थे आपके, इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले की थी। दाहक सोडा कैसा होता है, उत्फुल्ल, प्रस्वेदी, ऑक्सीकारक या फिर अपचायक। तो जो आपका दाहक सोडा होता है ये प्रस्वेदी आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अधिक खाना पकाना खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग में क्यों अत्यधिक अवांछनीय है। ऑप्शन है आपके पास तेल के वाष्प से आंतरिक प्रदूषण हो सकता है, कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंज पायरीन पैदा होते हैं, भोजन का पोषक तत्व कम हो जाता है, तेल की हानि और बर्बादी होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन है बी, कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंज पायरीन पैदा होते हैं जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, आप सबके घर में बैटरियाँ होती हैं तो उसमें जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। तो डिटॉल में कौन सा मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। आयोडीन, एनलोरोक्सिनोलॉल, बायोथिनॉल और क्रेसोल। तो जो आपका एनलोरोक्सिनोलॉल होता है ये आपका डेटॉल में प्रतिरोधी यौगिक के रूप में मौजूद होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या अभिप्राय है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऊष्मा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस में खेती, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह, वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या समझते हैं। क्या ऊर्जा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस में खेती की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह होने के कारण, या फिर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह, और लास्ट ऑप्शन है आपका वातावरण प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बॉन एस में होता है कैल्शियम सल्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट। तो इसमें जो बॉन एस आपका होता है इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो आपका जो ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी आपका ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सागरीय खरपतवार यानी सीवीड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो जो आपका आयोडीन होता है, आयोडीन आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है सीवीड्स में, क्योंकि साल्टी वाटर आयोडीन के कारण ही आपका होता है।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, अमोनिया और ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो आपका ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये आपका ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? आपके पास ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और इलाहाबाद। तो जो आपका बेंगलुरु है वहाँ पर ये स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? कार्बन डाइमोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन। तो जो गोबर गैस आपका होता है इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका? जो मीथेन है ये आपका ठीक ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम यानी एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्नोक्त में से किसका स्थान नहीं है? प्रशिक्षण एवं अंक शोधन, प्रौद्योगिकी विकास, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। तो ऑप्शन डी, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना, ये आपका ठीक है। इसके बाद चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन आपके पास है जिंक ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट और जिंक फॉस्फाइड। तो चूहों के लिए विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फॉस्फाइड। इसके बाद क्वेश्चन है कि बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है पशुओं का अपशिष्ट, सस्य अवशेष या फिर जलीय पादप या फिर वन अवशेष। तो बायोगैस किससे बनाई जाती है? तो बायोगैस आपका पशुओं का अपशिष्ट से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन है एसिटिलीन, इथिलीन, मीथेन और ईथेन। तो आपका कौन सा गैस होता है जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम यूज़ करते हैं? तो इथिलीन का हम यूज़ करते हैं और एसिटिलीन का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि शरीर की कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो ऑप्शन है शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए। तो आपका ऑप्शन है शरीर को ताप बनाए रखने के लिए अधिक जो होती वसा होती है उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है सर्दियों में। इसके बाद क्वेश्चन है कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, डाइऑक्सिन और बेंजीन। तो आपका ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकोटिन। इसके बाद उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्प्रेरक वो सब्सटेंस होते हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेके उसकी जो दर होती है उसको क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। इसके बाद आपका आता है प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु प्रदूषक का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका होता है ये आपका वायु प्रदूषक का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटिन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर मैथालिन। तो जो आपका निकोटिन होता है ये आपके लिए खतरनाक होता है जो धुएं में पाया जाता है। खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। तो खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो आपका है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है यानी कि कंट्रोल करता है? ऑप्शन है आपका बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल और फंजाई। तो जो आपका लाइकेन होता है ये आपका मदद करता है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है